हाय अस्सलाम वालेकुम ऑल। आई होप आप सब हिट फिट होंगे। अच्छा जी, हमने साइंस की जो सीरीज़ थी वो स्टार्ट किया था। और आई थिंक आज जो है ईएसटी वालों के लिए, जैसे जितने भी इंग्लिश मीडियम में जैसे जो ईएसटी है हमारे पास और जूनियर इंग्लिश टीचर है, उनके लिए, जो इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, उनके लिए 8वीं क्लास के जो मुश्किल सवालात है उनके एमसीक्यूज़ आज इस वीडियो में करेंगे। आई थिंक जो बाकी है, जो उर्दू मीडियम जीटीयू और बाकी है, उनके लिए आई थिंक हमने कंप्लीट की है सीरीज़, उर्दू जितनी भी है। और ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए वीडियो है। अगर आप इस चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक किया करें और दूसरों के साथ भी शेयर किया करें। और कमेंट में हमें बताएं कि क्या हम करें। अब इसके बाद मैथ्स और इंग्लिश का इरादा तो यही है कि उन पे हम काम करेंगे और उनकी वीडियोस आपके साथ आते रहेंगे। आई होप सो आपको सारे जो बाकी वीडियोस है वो क्लियर भी होंगे, और उम्मीद यही करते हैं। और आप कमेंट खुद भी किया करें और कमेंट सेक्शन देखा करें। कभी कभी कोई ऐसा एमसीक्यूज़ होता है, फिर हम उसको एडिट कर लेते हैं, तो वो फिर पिन जो कमेंट होता है उसमें उनके जवाब हम पिन कर देते हैं। तो आइए लेट्स स्टार्ट, इसको स्टार्ट करते हैं और इसको फिनिश अप करते हैं। सो जो फर्स्ट पहला एमसीक्यूज़ है, द सिस्टम दैट कम्युनिकेट मैसेजेस अमंग वेरियस पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज कॉल्ड। अब मैसेज से जो पहला वर्ड आपके पास आया, द सिस्टम दैट कम्युनिकेट मैसेजेस अमंग वेरियस पार्ट्स ऑफ ह्यूमन बॉडी इज कॉल्ड। अब मैसेजेस से जैसे ही आपके कम्युनिकेशन से आया, तो आपके ज़हन में एक चीज़ आना चाहिए कि ह्यूमन बॉडी में, यानी जो पार्ट्स है जिसमें मैसेजेस होते हैं, मतलब जो हम कभी सुनते हैं, जो अभी अभी मैं आपके साथ बातें कर रहा हूँ और आप सुन रहे हो, तो ये ओवरऑल जो काम सर अंजाम देता है वो है आपके पास, जो आपके पास नर्वस सिस्टम है वो सारा बेस करता है इस चीज़ पे, बहुत उसका किरदार होता है। या फिर इस सिस्टम को जो है नर्वस सिस्टम कहते हैं। ओके, जिसमें कम्युनिकेशन मैसेजेस होते हैं अमंग वेरियस पार्ट्स ऑफ ह्यूमन बॉडी। सो नर्वस सिस्टम इसको कहते हैं। ओके, सो इसको सर्कल लगाते हैं। जो करेक्ट जवाब है वो है आपके पास नर्वस सिस्टम। सो द सिस्टम दैट कम्युनिकेट मैसेजेस अमंग वेरियस पार्ट्स ऑफ ह्यूमन बॉडी इज कॉल्ड आपके पास नर्वस सिस्टम। ओके, दूसरे पे आते हैं हम। द सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ। जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो कितने पार्ट्स पे मुश्तमिल है। पहला एमसीक्यूज तो यही है कि 3 पार्ट्स पे। अब उनके नाम क्या है। जो आपके पास सेंसरी न्यूरॉन्स है आपके पास, यानी जो सेंस करते हैं। मोटर न्यूरॉन्स है आपके पास, और इंटर आपके पास न्यूरॉन्स है। सो 3 पार्ट्स है। पहला जो है सेंसरी न्यूरॉन्स है, दूसरा आपके पास मोटर न्यूरॉन्स है, तीसरा आपके पास इंटर न्यूरॉन्स है। सो द सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स, जिसमें 3 पार्ट्स है, जिसमें सेंसरी न्यूरॉन्स, मोटर न्यूरॉन्स एंड इंटर आपके पास न्यूरॉन्स। सो ABC 3 जो आपके पास एमसीक्यूज है, तो तीनों जो है आपके पास, तीनों जो आवाज़ जो है करेक्ट है। उसके बाद तीसरे पे आते हैं। वन ऑफ द फॉलोइंग इज आपके पास सेंसरी ऑर्गन। अब आपको पता होना चाहिए सेंस। सेंस आप हाथ से टच करते हो, आप आंखों से देखते हो, आप सुनते हो, आप जुबान से चखते हो, तो ये आपके पास सेंसरी ऑर्गन्स है। अब इसमें आपके पास लिवर है, पहला आपके पास हार्ट है, स्टमच है, आई है। तो जो सेंसरी आपके पास ऑर्गन्स है वो है आपके पास यहाँ पे आई है, यानी आँख है। तो सेंसरी ऑर्गन वैसे आपके पास 5 है, जिसमें कान आते हैं, हम सुनते हैं। ज़बान से हम जायका चेक करते हैं। हाथ से हम टच करते हैं किसी चीज़ को, हमें सेंस पता लगाते हैं। आपने देखे होंगे जो आंखों से नहीं देख सकते, जो आंखों से जिनके काम नहीं करते, वो हाथों से भी चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं। तो हाथों से भी हो सकता है। ज़ुबान से हम जायका चेक करते हैं, वो भी एक सेंस देता है। आंखों से भी हम देखते हैं, वो भी हम किसी चीज़ को रिकॉग्नाइज़ करते हैं। और हम सुनते भी हैं, टच भी करते हैं। तो आई जो है, वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ आपके पास सेंसरी जो ऑर्गन है वो है आई। फिर आता है द फॉलोइंग इज़ अ फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। जो आपका गुर्दा है उसका फंक्शनल यूनिट है, तो ये तो आपको पता होना चाहिए। तो द फॉलोइंग इज़ अ फंक्शन यूनिट ऑफ किडनी, यानी किडनी का जो आपके गुर्दा है उसका इकाई क्या है, यानी फंक्शनल यूनिट इकाई क्या है। तो जो करेक्ट जवाब है वो है आपके पास नेफ्रॉन जो है आपके पास। द फंक्शन ऑफ यूनिट ऑफ किडनी, किडनी की है। तो ये आई जो है आपके पास हिस्सी या फिर सेंसरी जो अंग सेंस जो करता है, सेंसरी ऑर्गन है, वो है आपके पास आई। और द फॉलोइंग इज़ अ फंक्शन यूनिट ऑफ किडनी आपके पास नेफ्रॉन है, याद रखना। द फॉलोइंग इज़ अ फंक्शन यूनिट ऑफ किडनी इज़ नेफ्रॉन। फिर उसके बाद आते हैं। इट इज़ आपके पास एन इनवॉल्ट्री एक्शन। इट इज़ एन इनवॉल्ट्री एक्शन।
इट इज़ एन इनवॉलंटरी एक्शन, इट इज़ एन इनवॉलंटरी एक्शन, इट इज़ एन इनवॉलंटरी एक्शन। सो आपके पास ईटिंग फूड, ड्रिंकिंग वाटर, ब्रीथिंग, टू आपके पास टू स्ट्रॉल। सो इट इज़ एन इनवॉलंटरी एक्शन जो है आपके पास ब्रीथिंग है, यानी सांस लेना जो है आपके पास है। सो इट इज़ एन आपके पास एन इनवॉलंटरी एक्शन जो है आपके पास ब्रीथिंग है, यानी सांस जो लेना है, सांस जो हम लेते हैं। फिर आते हैं इन माइटोसिस द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन डॉटर सेल इज। माइटोसिस में आपके पास नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो डॉटर सेल में है वो आपके पास रिमेन सेम हैज़ अ पेरेंट सेल। आपके पास इन माइटोसिस द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन डॉटर सेल्स, याद रखो माइटोसिस में नंबर ऑफ जो क्रोमोसोम्स है, जो क्रोमोसोम्स की तादाद है डॉटर सेल्स में, वो सेम होते हैं, रिमेन सेम इन हैज़ इन पेरेंट सेल। जितने पेरेंट सेल के सेल में होते हैं उतने ही सेम रहते हैं। सो रिमेन सेम हैज़ इन पेरेंट सेल। सो द माइटोसिस द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन डॉटर सेल्स आर रिमेन सेम हैज़ इन पेरेंट सेल। फिर आते हैं नेक्स्ट पे, द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन ह्यूमन सेक्स सेल इज़ आपके पास 23 होते हैं। सो द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन ह्यूमन सेक्स सेल इज़ आर आपके पास 23 है। ओके, फिर आते हैं जाइगोट इज़ फॉर्म बाय टू गैमेट्स। जाइगोट जो है आपके पास दो गैमेट से बना होता है। सो जाइगोट जो है आपके पास टू गैमेट से बना होता है। फिर आते हैं 9 पे, द ट्रांसफ़र ऑफ करेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम पेरेंट्स ऑफ स्प्रिंग्स आप इज़ कॉल्ड। द ट्रांसफ़र ऑफ करेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम पेरेंट्स ऑफ स्प्रिंग्स इज़ कॉल्ड आपके पास द ट्रांसफ़र ऑफ करेक्टरिस्टिक फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफ स्प्रिंग्स इज़ कॉल्ड आपके पास, यानी आपके पास वालिदैन से बच्चों में खुसूसियात की मुंतकिली को क्या कहते हैं। आई थिंक आपको पता भी होगा, द ट्रांसफ़र ऑफ करेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम पेरेंट्स यानी वालिदैन से जो करेक्टरिस्टिक्स है, जो खुसूसियात है, वो बच्चों में जो मुंतकिल होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, हेरिडिटी कहते हैं। यानी आपके पास हेरिडिटी कहते हैं। हेरिडिटी का मतलब है मौरूसियत आप कहते हैं। यानी आपने देखे होंगे अगर किसी के पेरेंट्स के जो बाल है वो जिस भी कलर के होते हैं तो वो उनके बच्चों में भी वो मुंतकिल होते हैं। सो ये आपके पास मौरूसियत आप कह सकते हैं। यानी कभी आपने देखा होंगे किसी के जो पेरेंट्स हैं उनके आइज़ ब्लू होते हैं तो उनके बच्चों के आइज़ भी तो ब्लू होते हैं। तो इसको आप साइंसी उसमें मौरूसियत कहते हैं, यानी हेरिडिटी। 10 पे आते हैं 10वें पे, द यूनिट ऑफ इनहेरिटेबल करेक्टरिस्टिक्स इज़ आपके पास। द यूनिट ऑफ इनहेरिटेबल करेक्टरिस्टिक्स इज़ आपके पास जो मौरूसियत है या फिर उसकी इकाई क्या है। सो आपके पास मौरूसियत की जो इकाई है वो है आपके पास जीन्स। सो द यूनिट ऑफ इनहेरिटेबल करेक्टरिस्टिक्स इज़ जीन्स। फिर द क्रोमोसोम्स कंसिस्ट ऑफ, किस चीज़ पे कंसिस्ट है आपके पास जो क्रोमोसोम्स है वो किस चीज़ पे मुश्तमिल है आपके पास, डीएनए एंड ग्लूकोज, नो। डीएनए एंड आरएनए, बिल्कुल भी नहीं। डीएनए एंड प्रोटीन, यस ऑफ कोर्स। आपके पास द क्रोमोसोम्स कंसिस्ट ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन्स। सो द क्रोमोसोम्स कंसिस्ट ऑफ, आपके पास जो क्रोमोसोम्स है वो डीएनए और प्रोटीन पर मुश्तमिल है। फिर 12 पे आते हैं, द ऑर्गेनिज्म फ्रॉम विच जीन फ्रॉम द ऑर्गेनिज्म फ्रॉम विच द जीन फ्रॉम introduction into bacterial cell is obtained. The organism from which gene from introduction into bacterial cell is obtained. बैक्टीरियल सेल्स से obtain यानी द ऑर्गेनिज्म फ्रॉम विच जीन फ्रॉम इंट्रोडक्शन टू इनटू बैक्टीरियल सेल इज obtain, यानी बैक्टीरियल सेल से जो तुम obtain करते हो जो जीन, वो उसको कहते हैं आपके पास, उसको डोनर कहते हैं। द ऑर्गेनिज्म फ्रॉम विच जीन्स जो है आपके पास फ्रॉम इंट्रोडक्शन इनटू बैक्टीरियल सेल इज obtain आपके पास डोनर कहते हैं। सो द ऑर्गेनिज्म फ्रॉम विच जीन फ्रॉम इंट्रोडक्शन इनटू अ बैक्टीरियल सेल इज obtained आपके पास कैरियर प्लाज्मियम, आपके पास जीएम ऑर्गेनिज्म। सो आपके पास जो करेक्ट जवाब है वो है डोनर। द ऑर्गेनिज्म फ्रॉम विच द जीन फ्रॉम इंट्रोडक्शन इनटू अ बैक्टीरियल सेल इज ऑब्टेन आपके पास डोनर। फिर आते हैं द टेक्निक दैट कैन बी यूज फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ पेरेंट्स एंड इंसिस्टर्स इज कॉल्ड, यानी वो टेक्निक जिसको यूज़ करके तुम आइडेंटिफाई करते हो, यानी किसी के पेरेंट्स या फिर इंसिस्टर आबा व अजदाद जो है उसको क्या कहते हैं। सो वो जीन टेस्टिंग होती है। यानी कुछ आपने आजकल देखे भी होंगे, अब तो बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ,
कहीं पे जब ब्लॉच या कुछ भी ऐसा कुछ होता है, तो वो क्या करते हैं, वो जो कुछ मतलब उनकी जो बाकियात होते हैं उनको लेके लेबॉर्ट्री में टेस्ट होते हैं बाकायदा से, फिर उनकी आइडेंटिफिकेशन होती है उनके पेरेंट्स से, आबा व अजदा के। वो किसके थ्रू होती है? इस टेक्निक को जीन टेस्टिंग कहते हैं। सो आपके पास द टेक्निक दैट कैन बी यूज फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ पेरेंट्स एंड इंसिस्टर इज कॉल्ड आपके पास जीन टेस्टिंग। फिर आते हैं द फॉलोइंग प्रोड्यूसेस इंसुलिन इन ह्यूमन बॉडीज। ये तो आप सबको पता होगा, कौन जो है यानी इंसुलिन पैदा करता है ह्यूमन बॉडी में? लिवर नो, स्टमच नो, हार्ट नो, पेंक्रियाज जो आप लबलबा उर्दू में कहते हो, लबलबा क्या करता है? वो इंसुलिन पैदा करता है। द फॉलोइंग प्रोड्यूसेस इन इंसुलिन इन ह्यूमन बॉडीज। फिर आते हैं वैक्सीन प्रोवाइड्स। अब वैक्सीन हम लगाते थे, जैसे कोविड के थे 19, कोविड 19 के जो थे यानी कोरोना के थे, तो वो जो है क्यों हम लगाते थे? वैक्सीन प्रोवाइड्स आपके पास बॉडी ह्यूमिनिटी अगेंस्ट डिजीज़। कोई भी वैक्सीन होती है, अब ये वैक्सीन की बात हो रही है, आप चाहे हेपेटाइटिस के हो, बाकी कोविड 19 के थे हमने जो लगाए भी थे, तो वो क्या करते हैं, वो बॉडी के ह्यूमिनिटी अगेंस्ट डिजीज़ यानी बॉडी को उस काबिल वो जो क़ुव्वत मुदाफ़ियत है वो बढ़ा देती है अगेंस्ट कोई भी डिजीज़ हो, तो ये प्रोटेक्शन के लिए लगाते हैं। सो वैक्सीन प्रोवाइड्स बॉडी ह्यूमिनिटी अगेंस्ट डिजीज़। फिर 16 पे आते हैं, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन आर प्रोड्यूस ड्यू टू। नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स प्रोड्यूस होते हैं किस वजह से? कंबस्चन ऑफ ऑयल एंड आपके पास कोल एट हाई टेम्परेचर। ऑक्साइड्स कब प्रोड्यूस होते हैं नाइट्रोजन के, किस वजह से होते हैं? सो ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन आर प्रोड्यूस ड्यू टू कंबस्चन ऑफ ऑयल एंड आपके पास जो कोल है एट हाई टेम्परेचर। सो ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन आर प्रोड्यूस ड्यू टू आपके पास कंबस्चन ऑफ ऑयल एंड आपके पास coal at high temperature. Oxides of nitrogen are produced due to combustion of oil and आपके पास coal at high temperature, यानी ऑयल और आपके पास कोयले के जलने से, ऑयल एंड कोल जो है आपके पास कोयला, एट हाई टेम्परेचर पे तुम जब उसको जलाओगे उससे ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन हमें हासिल होते हैं, ओके, या फिर हासिल किए जाते हैं। फिर 17 पे आते हैं, इट इज़ कॉज ऑफ आपके पास डिप्लेशंस ऑफ ओजोन लेयर। सो आपके पास जो है 17 जो है, यानी 17 का मतलब है इट इज़ कॉज ऑफ डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर, यानी ओजोन लेयर में कमी का बायस बन सकती है। यानी जो ओजोन लेयर क्या होता है, हमारा जो ज़मीन है इसके ऊपर स्काई पे एक लेयर बना होता है, वो सूरज की जो वो शुआएं जो जिसमें रेडिएशन होते हैं जो ख़तरनाक होते हैं उनको नहीं छोड़ते, एक प्रोटेक्शन लेयर होता है जिसको ओजोन लेयर कहते हैं। अब जब बहुत ज़्यादा आलूदगी होगी, बहुत सारे ऐसे गैसेस होते हैं, वो ऊपर जाके उस लेयर को नुकसान पहुंचाते हैं, या फिर उस लेयर को मतलब उसको नुकसान पहुंचाते से मुराद यानी फिर वो गैसेस ऊपर जाके जो है ऊपर जाएंगे तो उस लेयर को जो तह है वो उसको नुकसान पहुंचाते हैं या फिर उसको डिस्ट्रॉय करते हैं। अब उससे फिर क्या होगा, वो कौन से गैसेस है, सो जो उसको कम करते हैं। इट इज़ कॉज ऑफ डिप्लेशंस ऑफ ओजोन लेयर, जो ओजोन लेयर की तह को कम करती है या कमी के बाहस बनती है। सो वो कौन सा गैस है? तो आपके पास ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन नहीं, ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन नहीं, आपके पास ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर ये भी नहीं है। फिर जो करेक्ट जवाब है वो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। याद रखो, कहीं पे भी आपको ओजोन लेयर की बात आई तो आप ज़रूर क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। सो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स क्या करते हैं ख़ास तौर पे, आई थिंक ये उसमें होते हैं जो रेफ्रिजरेटर, नहीं उसमें तो आई थिंक नहीं होते हैं, अगर मैं करेक्ट नहीं हूँ, मैं इसलिए अभी नहीं बताऊँगा इस तरह की कोई चीज़। फिर आप कमेंट में आप फिर से कहते हैं कि आपने ये, क्योंकि वो ऐसा नहीं होता है, हम जनरली कोई इंफॉर्मेशन दे देते हैं। तो इस तरह का क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स के कुछ यूजेज है, वो मैं आपको कमेंट में भी बता देता हूँ, पिन कर लेता हूँ, तो वो वहाँ पे यूज़ होते हैं। अब ये ऊपर जाके उस ओजोन जो लेयर है उसको फिर नुकसान पहुँचाते हैं, ओके। सो इट इज़ कॉज ऑफ डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर, कौन? क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स जो है। फिर 18 पे आते हैं, इट प्रिवेंट्स अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन अमंग फ्रॉम सन टू द अर्थ टू द सन टू रीच सरफेस ऑफ द अर्थ। इट प्रिवेंट्स अल्ट्रा वायलेट जो रेडिएशन है कमिंग फ्रॉम सन टू रीच द सरफेस ऑफ द अर्थ। आपके पास कौन प्रोटेक्ट करता है, कौन जो है
प्रिवेंट करता है। अभी हमने डिस्कस किया, जो अभी मैंने बताया कि आपके पास जो अल्ट्रा वायलेट जो ख़तरनाक शुआएँ हैं सन से जो आते हैं ज़मीन पे, वो ओज़ोन लेयर क्या करता है, वो हमें जो है प्रिवेंट्स करता है, उन्हें हमें बचाता है, या फिर वो जो ज़मीन अर्थ है उनको बचाता है, क्योंकि वो सेहत के लिए अच्छे नहीं होते हैं ओज़ोन लेयर। तो याद रखिए, कौन जो है कहता है कि इस एक्सक्यूज़ मी, कि कौन जो है वो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन से जो सन से आते हैं वो उसको ज़मीन या अर्थ को बचाते हैं। अर्थ से मुराद यानी हम सब जितने भी ह्यूमन ले रहे हैं उनकी सेहत के लिए सही नहीं है अल्ट्रा वायलेट जो रेडिएशन है। सो ओज़ोन लेयर को नुकसान कौन पहुंचाता है, वो हमने ऊपर डिस्कस किया, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। सो 2 एमसीक्यूज़ आपके यहाँ पे क्लियर हो रहे हैं। फिर 19 पे आते हैं, इट कैन बिकम द कॉज ऑफ राइज इन सी लेवल। कौन? ग्लोबल वार्मिंग। ये दुनिया में बहुत ज़्यादा इस पे बहुत ज़्यादा कॉन्फ्रेंसेस होती है। ग्लोबल वार्मिंग क्या कहते हैं? अब मैं आपको इसका मिसाल इस तरह देता हूँ कि अगर आप सर्दियों में जब आप गाड़ी में बैठे होते हो और शीशे ऑफ हो और आप अंदर यहाँ पे बैठे हुए होते हो, या आपने कोई एसी भी चलाया हुआ हो जो गर्म, तो फिर क्या होता है, वो सांस वो चीज़ें जम जाते हैं ना। तो आपने देखा होगा वो ऐसे जो गाड़ी है उनके शीशों पे बिल्कुल वो अमल तबखीर या फिर बुखारात और वो पानी की नमी, मतलब वो सारे इकट्ठे हो जाते हैं, अंदर से जो ऑक्सीजन की कमी पैदा होती है। सो ग्लोबल वार्मिंग क्या है? ग्लोबल वार्मिंग यही है कि आपके पास जो है ग्लोबल वार्मिंग में क्या होते हैं, हम जो जितनी भी गाड़ियाँ वगैरह इस्तेमाल करते हैं, जितनी भी हम हमारे पास पेट्रोल, ये जितनी भी गाड़ियाँ हैं, जितने भी मतलब कारें हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, या फिर क्लोरो जो कार्बन गैसेस वगैरह है, उसको हम क्या करते हैं, उससे हम ये करते हैं कि इससे फिर हम ये करते हैं कि ये जो पेट्रोल जितनी भी चीज़ें वो है, वो जब जलते हैं तो ज़ाहिर-सी बात है हरारत है, तो उससे हीट अप वो फिर ऊपर जाते हैं। ऊपर जाके वो ओज़ोन लेयर को नुकसान पहुँचाते हैं। जब वो ओज़ोन लेयर को नुकसान पहुँचाते हैं, उससे होता ये है कि इन चीज़ों के जलने और उनसे क्या होता है, जो हमारी अर्थ जो स्काई और जो ज़मीन की जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाती है। जब ज़मीन की टेम्परेचर यहाँ पे बढ़ जाती है, वो फिर जाके हमारे जो ग्लेशियर्स होते हैं, ग्लेशियर्स आपने सुने होंगे, जो शुमाली इलाके हैं पाकिस्तान में, उनमें ये ग्लेशियर्स होते हैं, तो वो फिर पिघलते हैं। अब वो जो पिघलते हैं वो पानी, इसीलिए तो सैलाब वगैरह आते हैं हमारे उसमें। आपने देखा होगा कि अभी जो रिसेंटली सैलाब आया था, बहुत सारे मुल्कों ने फिर हेल्प किया था पाकिस्तान को कुछ इमदाद भी दिए थे। अब वो लोग इसलिए पागल तो नहीं थे कि उन्होंने बिला उस पे वो हेल्प किया। अब जब आप गूगल करोगे, जो ग्लोबल वार्मिंग में जो सबसे ज़्यादा मतलब दुनिया में ये टेक्नोलॉजीज़ और ये पेट्रोल, मतलब ये गाड़ियाँ, इंडस्ट्रीज़, ये चीज़ें जितनी भी वेस्ट है, जो सारे जो लोग इस्तेमाल करते हैं, जितनी भी कंट्रीज़, तो वो उनमें से पाकिस्तान तो बहुत नीचे है, क्योंकि हम हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी और वो नहीं है जैसे जापान है, रशिया है। वो इतने ज़्यादा इस टेक्नोलॉजी और इन चीज़ों का यूज़ करते हैं, उनकी वजह से जो हमारी ज़मीन का टेम्परेचर है वो दिन ब दिन बढ़ रहा है। आपने देखा होगा, ऐसा भी वक्त आया है कि बहुत ऐसे मतलब अचानक से एक दफ़ा जो है टेम्परेचर इतना बढ़ जाता है कई इलाकों का, जो कभी कई सालों में नहीं होता है। आजकल जितनी बारिशें होती हैं, ये सारे ग्लोबल वार्मिंग का हिस्सा है। तो इसलिए फिर वो उन कंट्रीज़ ने पाकिस्तान को थोड़ी बहुत सपोर्ट इसलिए किया था, क्योंकि उनका किरदार रहा है इसमें, वो सब ज़िम्मेदार हैं इन चीज़ों के। तो इट कैन बिकम द कॉज ऑफ राइज इन सी लेवल। अब ग्लोबल वार्मिंग में मैंने क्या कहा, मैंने कहा ग्लेशियर्स पिघल जाते हैं। ग्लेशियर्स पहाड़ों पे होते हैं, जो बर्फ़ और वो होती है, वो जब पिघल जाते हैं, वो जो सारे सैलाब के इतने पानी वगैरह आए, वो कहाँ फिर जाएँगे? तो ज़ाहिर-सी बात है सी लेवल पे जाएँगे, सी पे जाएँगे, तो सी का लेवल जो है वो राइज़ होगा, यानी ज़्यादा होगा। सो इट कैन बिकम द कॉज़ ऑफ राइज़ इन सी लेवल, सो ग्लोबल वार्मिंग। तो आप बस इतना ज़हन में रखिए, ग्लेशियर्स जो है पिघल जाते हैं, वो पानी नीचे आता है, फिर वो सैलाब और उसके शक्ल में मतलब फिर बारिशें भी होते हैं, क्योंकि अब मैंने अभी चक्कर जिसका बताया था कि वाटर सर्कल जो आपके पास हाइड्रोलॉजी में हमने पिछले लेक्चर में भी कहा था कि क्या होता है कि जब हीट अप पड़ता है सी और दरिया और उस पे, तो वो जो ज़्यादा टेम्परेचर होता है, फिर वो जो पानी होता है वो उसमें तब्दील हो जाता है। अभी बुखारात ऊपर जाके वेपर्स जो है जिसको आप बोलते हो, ऊपर जाके आसमान में, स्काई में, वहाँ पे फिर बहुत ठंडा टेम्परेचर होता है, वो कंडेंस हो जाते हैं, वहाँ से बादल बन जाता है और वो फिर बादल बरसता है। तो इस तरह से ये पानी जो है फिर सी लेवल बढ़ जाता है ना, ज़्यादा बारिशें ज़्यादा और वो ग्लेशियर पिघलेंगे, तो सी लेवल जो है वो ज़्यादा हो जाएगा। ओके, ऊपर राइज होगा। ओके, फिर आते हैं द 20 पे, द एनर्जी रिसोर्सेज कैन सून एग्जॉस्ट ड्यू टू देयर
आपके पास। तो इसका मतलब है द एनर्जी रिसोर्सेज कैन सून एग्जॉस्ट ड्यू टू, यानी एनर्जी के वो रिसोर्सेज जो जल्द ख़त्म हो जाएंगे। किस वजह से कोई चीज़ ख़त्म होगी, यानी लेस यूज़, कम यूज़ करोगे तो नहीं ख़त्म होंगे। तो अनवाइज यूज़ यानी गैर दानिशमंदाना यूज़। सो फिर यानी रिस्पॉन्सिबल यूज़ करोगे, यानी रिस्पॉन्सिबल के मतलब है कि ज़िम्मेदारी के साथ यूज़ करोगे तब भी ख़त्म नहीं होंगे। ज़ीरो यूज़ करोगे तो अब तो फिर कहीं पे भी ख़त्म नहीं होंगे। तो अनवाइज यूज़ करोगे यानी गैर दानिशमंदाना तरीके से यूज़ करोगे किसी एनर्जी रिसोर्सेज का, तो वो फिर ख़त्म हो जाएंगे। क्योंकि ऐसे बहुत सारे हुआ है। अब एक जगह से अगर कोयला निकलता है तो वो कितना साल निकलेगा। अनवाइज यानी दानिशमंदाना तरीके से यूज़ करोगे, ज़्यादा निकालोगे। वक्त जहाँ पे थोड़ा इतना निकालना चाहिए उस वक्त पे आप उससे 100 गुना ट्रिपल गुना ज़्यादा निकालोगे, तो एक वक्त तो आएगा वो तो ख़त्म होगा ना। तो ये भी यहाँ पे है कि एनर्जी रिसोर्सेज कैन सून एग्जॉस्ट, या फिर ख़त्म हो जाते हैं जल्दी उनके अनवाइज यूज़ से। अनवाइज यूज़ से मुराद यानी गैर दानिशमंदाना यूज़ करोगे तो वो ख़त्म होंगे बहुत जल्द। ओके, फिर आते हैं 21 पे। द फॉलोइंग आर आपके पास रिएक्टेंट्स इन फोटोसिंथेसिस। द फॉलोइंग्स आर रिएक्टेंट्स इन द फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में आपके पास जो पौधे होते हैं वो खुराक जब तैयार करते हैं सूरज के रोशनी में, तो कौन सा रिएक्टेंट्स उनमें शामिल है या फिर कौन कौन रिएक्शन। एक तो पहला है वो है आपके पास पानी। पानी तो बिल्कुल पतों में होता है, वो तो है। दूसरा आपके पास कौन सा गैस है, तो ये आपने याद रखना है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर जो है आपके पास रिएक्टेंट्स है इन फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में जो आपके पास रिएक्टेंट्स है या फिर जो रिएक्ट करते हैं या फिर प्रोसेस में जो शामिल है वो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर शामिल है। ओके, कार्बन डाइऑक्साइड एंड आपके पास वाटर। फिर आते हैं इन एनी केमिकल रिएक्शन, कोई भी केमिकल रिएक्शन में मैटर कैन बी क्रिएटेड, नो। मैटर कैन बी डिस्ट्रॉयड, नो। मैटर कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन जब हम करते हैं, मैटर कैन नेदर बी क्रिएटेड, ना ही आप मादे को बना सकते हो ना ही तुम ख़त्म कर सकते हो। बस वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होता है। जैसे आपने ये तो केमिकल रिएक्शन है, लेकिन यहाँ पे मैं एक मिसाल दूंगा एनर्जी का। जैसे आपने सुना होगा कि हम डैम्स वगैरह बनाते हैं, तो डैम्स में चूँकि पानी होता है, उस पानी की जो प्रेशर है, जो उसकी एनर्जी है, उसको हम यूज़ करते हैं, वो रिएक्ट करता है, या फिर उस पानी की जो पानी है उसके थ्रू वो आबी आबी है ना, उर्दू में आबी बोलते हो ना पानी को। तो जो आबी आपके पास उसका एनर्जी है, उसको हम कन्वर्ट करते हैं। जो पानी वाला एनर्जी है उसको हम केमिकल एनर्जी, वो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। टरबाइन होते हैं डैम में, अब वो जो पानी है वो हिट करता है टरबाइन को, टरबाइन घूम जाते हैं आपके पास। जब वो घूमते हैं तो एक एनर्जी कन्वर्ट करते हैं जिसको मैकेनिकल एनर्जी है। फिर वहाँ पे जनरेटर्स लगे होते हैं, वो उस मैकेनिकल एनर्जी को उठा के आपके पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। और इलेक्ट्रिकल एनर्जी फिर हम यहाँ पे घरों में यूज़ करते हैं। तो ओवरऑल प्रोसेस ये है कि तुम किसी चीज़ को, ना ही किसी मैटर को तुम क्रिएट कर सकते हो, ना कोई भी केमिकल रिएक्शन हो, ना ही तुम उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हो। बस एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। सो इन एनी केमिकल रिएक्शन मैटर कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ओके, इस रूल को आपने याद रखना है। और याद रखो अब दुनिया बहुत आगे गई है, इस पे भी साइंटिस्ट वो कर रहे हैं, और बहुत जल्द ये आने वाला है इस टेक्नोलॉजी का, कि ये जो हम बातें करते हैं ये आपके पास जो है, मतलब ये जो बातें हैं ये भी एनर्जी का एक फॉर्म है। सो ये जब इस उसूल के तहत कि तुम ना ही उसको फना कर सकते हो ना ही उसको ख़त्म कर सकते हो, बस एक फॉर्म से दूसरे पर। तो ये जो आवाज़ें हैं ये आवाज़ें रहते हैं, ये कभी भी ख़त्म नहीं होते जो हमारी बातें होते हैं। तो याद रखो एक ऐसी टेक्नोलॉजी आने वाली है, फिर जितनी भी बातें हुए हैं उन सबको रिवर्स किया जाएगा। रिवर्स से मुराद उनको फिर हम सुनेंगे कि ये कहाँ कहाँ तक। और यहाँ तक सुनने में आया है कि मतलब
ऐसा भी होगा जो बड़ी-बड़ी शख्सियत है, मतलब मैं यहाँ पे कुछ नाम मतलब डिस्कस तो नहीं करूँगा, इसलिए कि आपको मतलब आप फिर भी समझे कि जो बड़ी-बड़ी हमारी वो हैं, उनके फिर हम बातें सुनेंगे जो प्रीवियस है, क्योंकि उन्होंने जो बातें की है, क्योंकि एनर्जी के किसी फॉर्म को तुम किसी एक उससे कन्वर्ट नहीं कर सकते हो, बस वो सेम रहता है इसी दुनिया में या फिर इसी रीजन में, बट वो उनके लिए एक ऐसी साइंस की वो हुई है कि वो फिर बेक होंगे, हम उसको सुनेंगे उन बातों को, क्योंकि ये जो हमारे अभी बातें हैं ये ख़त्म नहीं होते, ये एनर्जी है। तो आपने एक रूल याद रखना है, इन एनी केमिकल रिएक्शन मैटर कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। ओके, फिर आते हैं विच आयंस आर प्रोड्यूस बाय अल्कली इन एक्वस सॉल्यूशन, यानी कौन सा आयन प्रोड्यूस होता है अल्कली जो है एक्वस सॉल्यूशन में, यानी पानी वाले सॉल्यूशन में अल्कली जो है कौन सा आयन जो है आपके पास प्रोड्यूस करता है। तो आपके पास अल्कलीज़ जो है आपके पास आबी महलूल में या फिर एक्वस सॉल्यूशन में कौन सा आयन प्रोड्यूस के करता है, सो हाइड्रो ऑक्साइड आपके पास प्रोड्यूस करता है। ओके, हाइड्रो ऑक्साइड आपके पास प्रोड्यूस करता है। सो विच आयन आर प्रोड्यूस बाय अल्कली इन एक्वस सॉल्यूशन, यानी अल्कली जो है आबी महलूल में कौन सा आयन प्रोड्यूस करता है, सो हाइड्रो ऑक्साइड। फिर उसके बाद विच एसिड इज़ फाउंड इन ह्यूमन स्टमच, वेरी इंपॉर्टेंट, ये एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है आपके पास। सो विच एसिड इज़ फाउंड इन ह्यूमन स्टमच, इंसानी मैदे में कौन सा एसिड होता है। हम कहते हैं ना कि तेज़ाबियत है हमारे मैदे में, तो वो तेज़ाबियत तो हम बातों से कहते हैं, वो तो हर एक को पता है। अब आप जब एजुकेटेड हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा तेज़ाबियत है या फिर वो कौन सा एसिड है, कौन सा तेज़ाब है। सो आपके पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। तो यही फ़र्क है आप में और किसी अनएजुकेटेड में। तेज़ाबियत तो सबको पता है, किसी ने स्कूल पढ़ा भी ना हो उसको भी पता है कि मेरे मैदे में तेज़ाबियत है, लेकिन आपको नाम पता होना चाहिए, सिर्फ इस टेस्ट के लिए नहीं, हमेशा के लिए पता होना चाहिए। तभी जब आप कहीं पे भी बात करेंगे तो फिर लोग कहेंगे कि यार इसमें कुछ ना कुछ दम है और इसने कुछ ना कुछ पढ़ा है। सो विच एसिड इज़ फाउंड इन ह्यूमन स्टमच, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। फिर आते हैं विच एसिड इज़ यूज इन, आपके पास जो ट्रक की बैटरी है, कोई भी बैटरी होती है, ट्रक नहीं कार की भी बैटरी ले ले, सो उसमें कौन सा एसिड होता है, सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड, सो हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे मैदों में होता है, और सल्फ्यूरिक एसिड आपके पास जो आपके पास कार है या फिर ट्रक की बैटरी है उसमें होती है। फिर इक्वस सॉल्यूशन ऑफ पोटाशियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रन्स, आपके पास इक्वस सॉल्यूशन ऑफ पोटाशियम हाइड्रोक्साइड आपके पास ट्रांस, तो आपके पास जो एक्वस सॉल्यूशन ऑफ पोटाशियम हाइड्रोक्साइड टर्न्स, जो अभी महलूल है पोटाशियम ऑक्साइड का, वो कर देता है, क्या कर देता है, रेड आपके पास जो लिटमस लिटमस जो इनटू ब्लू, कोई रेड लिटमस पेपर आता है उसको ब्लू कर देता है, रेड को ब्लू कर देता है, किसको, एक लिटमस पेपर होता है उसको रेड को ब्लू कर देता है। ये आपने देखा भी होगा अगर आपने आपके स्कूल में उसने कोई तजुर्बा करवाया होगा, तो वो फिर क्या कहते हैं, रेड लिटमस होता है उनको ब्लू कर देता है, कौन सा, अभी सॉल्यूशन ऑफ, यानी एक्वस सॉल्यूशन ऑफ पोटाशियम हाइड्रोक्साइड कर देता है रेड लिटमस को इनटू ब्लू में कन्वर्ट कर देता है। ओके, तो आपके पास एक्वस सॉल्यूशन ऑफ पोटाशियम हाइड्रोक्साइड टर्न्स इनटू रेड लिटमस इनटू ब्लू। द pH ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड इज इक्वल टू 2, pH ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड इज इक्वल टू 2, जो आपके पास pH ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड इज इक्वल टू 2, वेरी इंपॉर्टेंट। pH जो आपके पास स्ट्रॉन्ग एसिड होता है उसका 2 होता है। द फॉलोइंग इज द एसआई यूनिट ऑफ एरिया, आपके पास मीटर स्क्वायर मीटर स्क्वायर मीटर स्क्वायर मीटर स्क्वायर। द फॉलोइंग इज एसआई यूनिट ऑफ एरिया का जो आपके पास यूनिट है एसआई यूनिट, वो आपके पास मीटर स्क्वायर है। ओके, और वेरी इंपॉर्टेंट मुझे याद आया, वो जो पिछले वीडियोज़ में आपने शायद देखे होंगे, उसमें हमने एक यूनिट की बात किया था, फिर मैंने कमेंट सेक्शन में भी उसको लिखा था, पिन किया था कि वेट का जो यूनिट है आप मुझे बता दो। अभी मैं आपसे पूछ रहा हूँ वेट का यूनिट क्या है, वेट का यूनिट क्या है, वेट का जो मेजरिंग यूनिट है वो क्या है, आप मुझे अभी बता दे, दिल ही दिल में बता दे, मैं आपसे मुखातिब हूँ। सो वेट का जो यूनिट है वो है आपके पास न्यूटन, वेट का यूनिट आपके पास न्यूटन, और आपके पास मास का जो यूनिट है वो है केजी, एरिया का जो यूनिट है वो है मीटर स्क्वायर। ओके,
सो आपके पास न्यूटन जो है आपके पास वेट का यूनिट है, याद रखना। आप कहीं पे भी हो, आपने अगर पिछला वीडियो देखा है उसमें हमसे शायद यहाँ वहाँ हुए, लेकिन वेट का जो यूनिट है वहाँ पे है आपके पास न्यूटन। और हम कमेंट सेक्शन में हमेशा कमेंट करते हैं इस तरह के एमसीक्यूज। सो द यूनिट ऑफ एरिया का जो यूनिट है वो है मीटर स्क्वायर। और इसके अलावा आपके पास जो मास का यूनिट है वो है केजी। और एक और था डिस्टेंस का जो है आपके पास मीटर है। और टाइम का जो है आपके पास सेकेंड है। ओके, अब आप कभी भी नहीं बोलेंगे। सो द फॉलोइंग एसआई यूनिट ऑफ एरिया इज मीटर स्क्वायर। यानी अ फोर्स ऑफ आपके पास 10,000 न्यूटन इज एक्टिंग ऑन 0.2 मीटर स्क्वायर एरिया ऑफ अ सरफेस, व्हाट विल बी द प्रेशर ऑन इट। यानी आपके पास 10,000 न्यूटन की जो फोर्स है वो 0.2 मीटर स्क्वायर एरिया पर लग रहा है। सो उस पर कितना प्रेशर होगा। अ फोर्स ऑफ आपके पास 10,000 न्यूटन इज एक्टिंग ऑन 0.2 यानी 0.2 आपके पास मीटर स्क्वायर एरिया ऑफ सरफेस, व्हाट विल बी द प्रेशर ऑन इट। आपके पास 50,000 पास्कल है। सो पी ए जो है आपके पास प्रेशर का यूनिट है यानी पास्कल। याद रखना प्रेशर का यूनिट क्या है, पास्कल। किससे डोनेट करते हैं, पी ए से। सो ये भी आपका एक एमसीक्यूज यहाँ पे हुआ। सो अ फोर्स ऑफ आपके पास 10,000 न्यूटन एक्टिंग ऑन 0 पॉइंट या 0.2 मीटर स्क्वायर एरिया ऑफ सरफेस, व्हाट विल बी द प्रेशर ऑन इट। आपके पास 50,000 पास्कल। सो पी ए आपके पास प्रेशर यानी प्रेशर का यूनिट है, पास्कल उसको बोलते हैं। ये यूनिट्स याद रखने हैं, इनसे एक एमसीक्यूज आते हैं। फिर आते हैं 30 पे। हैज़ कंपेयर्ड विद सी लेवल द एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑन आपके पास माउंटेन रीजन इज। As compared to with sea level the atmospheric pressure on mountain region is आपके पास जो mountain region पे atmospheric pressure होता है वो कम होता है। यानी पहाड़ों पर as compared to जो समंदर लेवल है या फिर सी लेवल है, उनसे जो पहाड़ों पे जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो कम होता है। सो पहाड़ों पर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो आपके पास कम होता है। फिर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, इसको याद रखना। इट इज़ द इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है या फिर कौन सा आला यूज़ होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए। से आपके पास बारोमीटर। इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरमेंट ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यानी इंस्ट्रूमेंट वो आला जो मेजर करता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर को, उसको बारोमीटर कहते हैं। सो वेरी इंपॉर्टेंट, बारोमीटर बारोमीटर। सो इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरमेंट ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, आपके पास बारोमीटर। फिर आते हैं 32 पे। इफ़ द प्लंजर ऑफ, प्लंजर किस चीज़ का, सिरिंज, सी इज़ प्रेस्ड इनवर्ड्स। अगर प्लंजर जो है सिरिंज का उसको आपने प्रेस किया, दबा दिया इनवर्ड्स अंदर के तरफ, देन क्या होगा, बोथ प्लंजर्स विल कम आउट इक्वली। बोथ प्लंजर्स विल कम आउट इक्वली। कब, जब आपके पास जो सिरिंज है, सिरिंज का जो प्लंजर है, इफ़ द प्लंजर ऑफ सिरिंज इज सी इज़ प्रेस्ड इनवर्ड, उसको आपने अंदर की तरफ प्रेस किया, दबा दिया सिरिंज का जो आपके पास प्लंजर है, फिर क्या होगा, बोथ प्लंजर विल कम आउट इक्वली। दोनों जो प्लंजर होंगे वो इक्वली बाहर आएंगे। फिर 1 kg इज इक्वल टू, यह बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ये मेजरमेंट और सिंबल्स और आपके पास जो 1 kg है वो कितने की इक्वल है, ये आएंगे इनसे क्वेश्चन, तो आपने याद रखना है। सो 1 kg इज इक्वल टू आपके पास 1000 ग्राम। 1 kg इज इक्वल टू आपके पास 1000 ग्राम। 1 kg इज इक्वल टू आपके पास 1000 ग्राम। 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम। तो 34 पे, वन लिक्विड हैज़ मेनिस्कस अपोजिट टू दैट ऑफ द अदर। वन लिक्विड हैज़ मेनिस्कस अपोजिट टू दैट ऑफ द अदर। यानी आपके पास वन लिक्विड हैज़ मेनिस्कस अपोजिट टू द वन अपोजिट टू दैट ऑफ द अदर। यानी आपके पास जो माया है वो मेनिस्कस जो है वो मुतज़ाद हो अदर को। अदर क्या, तो वो है आपके पास मरकरी जो है, माया जो है उसके जो मेनिस्कस है उसके अपोजिट है, मुतज़ाद है। सो वन लिक्विड हैज़ मेनिस्कस अपोजिट टू दैट ऑफ अदर इज़ मरकरी। सो वन एटम ऑफ सीजियम इज़ 133 कंप्लीट्स आपके पास इतने वाइब्रेशंस इन कितने सेकंड में, 1 सेकंड में। सो द वन एटम ऑफ सीजियम यानी 133 जो सीजियम है वो कंप्लीट करता है वाइब्रेशंस
1 सेकंड में कितने वाइब्रेशंस, यानी 9 अरब आपके पास 19 करोड़ 26,31,770 वाइब्रेशंस सीज़ियम का जो है एक एटम, यानी सीज़ियम 133 का जो एटम है वो कंप्लीट करता है 1 सेकंड में। तो बहुत बड़ा वो है वाइब्रेशंस है, एक ही सेकंड में इतने सारे, मतलब 9 अरब आपके पास जो है मतलब वाइब्रेशंस वो कंप्लीट करता है एक सेकंड में। 9 अरब आपके पास कंप्लीट करते हैं वाइब्रेशंस जस्ट इन 1 सेकंड में। कौन? 1 एटम ऑफ सीजियम। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ टाइम। अब इन सब में जो लार्जेस्ट यूनिट है टाइम का, आप ये समझोगे कि ये घड़ी वाला हावर्स को या फिर मिनट को, डे को, नहीं। एक साल जो है आपके पास लार्जेस्ट यूनिट ऑफ टाइम है, यानी ईयर जो है ना मिनट ना हावर ना डे, वो भी यूनिट्स है लेकिन लार्जेस्ट यूनिट्स की बात हो रही है। सो वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ टाइम इज आपके पास 1 ईयर। एस आई यूनिट वर इंट्रोड्यूस, वेरी इंपॉर्टेंट। एस आई यूनिट जिसमें हम लेंथ को जो है आपके पास लेंथ को हम मीटर में मेजर करते हैं, वेट को न्यूटन में, टाइम को सेकंड में। तो ये एक एसआई यूनिट्स थे, ये कब इंट्रोड्यूस हुए? 1960 में इंट्रोड्यूस हुए। और ये आपके पास ये जो चैप्टर है जो अभी हम पढ़ रहे हैं, ये आपके पास 9-10 में भी है एसआई यूनिट्स के बारे में। तो आपके पास बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो इंटर रिलेटेड होते हैं एक दूसरे के साथ। सो एसआई यूनिट्स वर इंट्रोड्यूस इन 1960, यानी 1960 में एसआई यूनिट्स जो थे उसको इंट्रोड्यूस किया गया, या फिर उनको जो है अमल में लाया गया 1960 में। फिर आते हैं द एनर्जी ट्रांसफ़र फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर ड्यू टू डिफरेंस इन टेम्परेचर इज कॉल्ड आपके पास हीट। बहुत सिंपल है। आप जो है चम्मच ले ले या स्पून ले ले, गैस पे रखे या फिर हीट पे रखे, आप दूसरे साइड से ख़ुद पकड़ ले, तो वो जो हीट है वो आपके हाथ तक पहुंच जाएगा। सो द एनर्जी ट्रांसफ़र फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर ड्यू टू डिफरेंस इन टेम्परेचर इज़ कॉल्ड हीट। हीट क्या काम करता है? हीट हमेशा जो है एक डिफरेंस होता है। जैसे हम, मैंने कहा कि क्या होता है कि जैसे पानी जो है कैसे ऊपर जाके बादल बना लेते हैं, बचपन में हमें थोड़ा अजीब लगता था कि ये भी कौन सा वो है जो अभी चक्कर है कि मतलब पानी गर्म हुआ, गर्म होने के बाद वो ऊपर उठ जाता है सन के उसमें, फिर ऊपर जाके उस पे ठंडा जो है वो ठंडा कूल जो है वो टेम्परेचर है वो फिर कंडेंस हो जाता है और वो बादल बन जाता है, फिर उसके बाद बारिश होता है। सो द एनर्जी ट्रांसफ़र फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर ड्यू टू डिफरेंस इन टेम्परेचर इज कॉल्ड आपके पास हीट आता है। द इंक्रीज इन द लेंथ ऑफ 1 मीटर लॉन्ग ब्रास बार हीटिंग अप टू 100 सेंटीग्रेड इज इक्वल टू आपके पास 1.0, यानी 1 mm भी इसको आप कह सकते हैं, या 1.0 mm भी कह सकते हो। ओके, द इंक्रीज इन द लेंथ ऑफ 1 मीटर लॉन्ग बार्स ब्रास बार्स हीटिंग अप टू 100 सेंटीग्रेड इज इक्वल टू 1.0 mm। फिर 40 पे आते हैं, वन वाटर इन लिक्विड फॉर्म इज कन्वर्टेड इनटू सॉलिड फॉर्म आइस, देन इट डेंसिटी क्या होती है उसकी, यानी जब पानी आपने जो है अभी रात को जो है आपने उठा के फ्रिज में रखा, सुबह उसका जो है वो सॉलिड में कन्वर्ट हुआ, आइस में कन्वर्ट हुआ, उससे बर्फ़ बना, तो उसकी जो डेंसिटी है वो इंक्रीज़ हो जाती है। वो कैसे इंक्रीज़ हो जाती है? आपने देखा होगा जब हम बर्फ़ रखते हैं, जब पानी रखते हैं, सुबह जब हम बर्फ़ को देखते हैं तो वो बाहर भी निकला हुआ होता है। तो द व्हेन वाटर इन लिक्विड फॉर्म इज़ कन्वर्टेड इनटू सॉलिड फॉर्म आइस, देन द डेंसिटी डिक्रीजेस। जब आप फ्रिज में जो है पानी उठा के रखोगे, सुबह जब देखोगे उस पानी से जो है एक सॉलिड आइस बना होगा, सो उसकी जो डेंसिटी है वो डिक्रीज़ हो जाती है। याद रखना, उसकी डेंसिटी डिक्रीज़ हो जाती है, ठीक है, उसकी डेंसिटी डिक्रीज़ हो जाती है। ओके, सो व्हेन द वाटर इन लिक्विड फॉर्म इज़ कन्वर्टेड इन सॉलिड फॉर्म देन इट डेंसिटी डिक्रीजेस। ओके, कम हो जाती है, डिक्रीज मतलब कम हो जाती है। फिर आते हैं 41 पे, ऑन हीटिंग द पार्टिकल ऑफ द ऑब्जेक्ट्स। जब तुम हीट करोगे किसी चीज़ को, किसी ऑब्जेक्ट को, उसके पार्टिकल क्या हो जाते हैं? उसके जो पार्टिकल है वो क्या हो जाते हैं? ऑन हीटिंग द पार्टिकल्स ऑफ द ऑब्जेक्ट्स क्या हो जाते हैं? बिकम लार्ज इन साइज, बिकम स्मॉल इन साइज, गेट इंक्रीज इन सेपरेशन डिस्टेंस।
बिल्कुल ज़ाहिर-सी बात है, वो गेट इन इंक्रीज़ हो जाते हैं इन सेपरेशन डिस्टेंस, ओके। यानी वो इंक्रीज़ तो हो जाते हैं लेकिन सेपरेशन डिस्टेंस पे, गेट इन इंक्रीज़ इन सेपरेशन डिस्टेंस। ऑन हीटिंग द पार्टिकल ऑफ द ऑब्जेक्ट्स गेट इन इंक्रीज़ इन सेपरेशन डिस्टेंस। सो ऑन हीटिंग द पार्टिकल्स ऑफ द ऑब्जेक्ट गेट इन इंक्रीज़ इन सेपरेशन डिस्टेंस। फिर आते हैं आपके पास बाई मेटेलिक स्ट्रिप इज़ यूज्ड इन। बाई जो मेटेलिक स्ट्रिप है वो कहाँ पे यूज़ होता है? तो बाई मेटेलिक आपके पास जो स्ट्रिप है वो कहाँ पे यूज़ होता है? थर्मोस्टेट पे, थर्मोस्टेट पे यूज़ होता है, ओके। थर्मोस्टेट। सो बाई मेटेलिक स्ट्रिप इज़ यूज इन थर्मोस्टेट। फिर आते हैं द रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रॉम कन्वेक्स लेंस पासिस थ्रू इज आपके पास एफ। द रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, यानी वो रे जो पैरेलल हो, यानी बिल्कुल उसके सामने हो प्रिंसिपल एक्सिस के, आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रॉम कन्वेक्स लेंस, लेंस पासिस थ्रू आपके पास एफ से पास होती है। सो आपके पास द रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रॉम कन्वेक्स लेंस पासिस थ्रू एफ। यानी आपके पास द रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रॉम कन्वेक्स लेंस पासिस थ्रू एफ। यानी वो रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के मतवाजी, जो प्रिंसिपल एक्सिस के मतवाजी या पैरेलल हो, आफ्टर आपके पास यानी बाद में जब रिफ्रैक्शन फ्रॉम कन्वेक्स लेंस पासिस थ्रू एफ, ठीक है। फिर द रे पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस इज, वो रे जो पास करता है ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस इज, वो कैसे पास होती है? सो द रे पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस इज passes straight without bending. So the ray passing through the optical center of the lens passes straight, बिल्कुल सीधे जाती है, विदाउट बेंडिंग, बेंड हो नहीं होती है। वो रे जो पास करती है थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस, वो पास होती है स्ट्रेट विदाउट बेंडिंग। सो स्ट्रेट पास होती है विदाउट बेंडिंग। कौन सी रे? जो आपके पास ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस से पास करती है। सो बहुत इजी है कि ऑप्टिकल सेंटर के लेंस से जो पास करती है रे, वो पासिस स्ट्रेट विदाउट बेंडिंग, वो बिल्कुल सीधी होती है विदाउट बेंडिंग, ओके। The image of an object placed beyond the 2f in the form of convex lens will form in the other side of the lens between f and f2. The image of an object placed beyond 2f in the form of convex lens will form in other side of the lens is between f and f2. So the image of an object placed beyond the 2f in the form of convex lens, convex lens के सामने रखे हुए ऑब्जेक्ट का 2f जो आपके पास इमेज है, वो फॉर्म होता है इन द अदर साइड ऑफ द लेंस बिटवीन f and f2. So image of an object placed beyond the 2f in the form of concave lens will form the other side of the lenses between f and f2. फिर 46 पे आते हैं द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस इन फ्रंट ऑफ कनकेव लेंस इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। वो इमेज जो आपके पास ऑब्जेक्ट, तुम कोई भी ऑब्जेक्ट रखते हो इन फ्रंट ऑफ कनकेव लेंस, वो वर्चुअल होता है, वो इमेज एंड इरेक्ट होता है, ओके। यानी कनकेव लेंस के सामने आपने कोई इमेज रखा, कोई बॉडी रखी, कोई भी चीज़ रखा, उसका जो इमेज बनेगा वो वर्चुअल और एरेक्ट बनेगा, ओके। द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस इन फ्रंट ऑफ आपके पास इन फ्रंट ऑफ कनकेव लेंस इज आपके पास वर्चुअल एंड एरेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंट इन बोथ कैमरा एंड ह्यूमन आई? सो याद रखना, ह्यूमन आइज और आपके पास कैमरे में जो लेंस होता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंट इन बोथ कैमरा एंड ह्यूमन आई? सो कन्वेक्स लेंस मौजूद होता है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंट इन बोथ कैमरा एंड ह्यूमन आई? सो आपके पास कन्वेक्स लेंस होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंट इन बोथ कैमरा एंड ह्यूमन आई? कन्वेक्स लेंस जो है मौजूद होता है कैमरे और ह्यूमन आइज में, ओके। फिर आते हैं 48 पे, वन ऑफ द फॉलोइंग जनरेट्स इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिक जनरेटर, पिछले भी मैंने एक डैम का मिसाल दिया। सो इलेक्ट्रिक जनरेटर क्या काम करता है?
वो मैकेनिकल एनर्जी को जो है कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। सो वन ऑफ द फॉलोइंग जनरेट्स इलेक्ट्रिसिटी। अब इलेक्ट्रिक बल्ब है, पहला बल्ब कहाँ से जनरेट करता है? बल्ब बल्ब को तो खुद ही ज़रूरत होती है। सो इलेक्ट्रिक मोटर को खुद ही इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत होती है। इसी तरह से इलेक्ट्रिक बिल को जो भी खुद ही ज़रूरत होती है। लेकिन इलेक्ट्रिक जनरेटर क्या करता है? मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी या फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ओके, इसका मिसाल मैंने पिछले भी दिया, अब भी देता हूँ, लेकिन फिर वीडियो बड़ी हो जाएगी, छोड़िए इसको। सो इन हाइड्रो पावर स्टेशन इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड यूजिंग काइनेटिक एनर्जी ऑफ फ्लोइंग वाटर। इसका भी मिसाल मैंने पिछला दिया कि हाइड्रो पावर स्टेशन या फिर डैम में क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड बाय यूजिंग काइनेटिक एनर्जी, यानी जो बहता हुआ पानी है वो जाके टरबाइन जो डैम में होते हैं उनको हिट करते हैं, उनको घुमाते हैं। जब वो घूमते हैं तो आपके पास मैकेनिकल एनर्जी जाके वहाँ पे बड़े बड़े आपके पास जनरेटर, इलेक्ट्रिक जनरेटर लगे होते हैं, वो उस मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। फिर वो तारों के ज़रिए, फिर ग्रिड स्टेशनों के ज़रिए हमारे घरों तक पहुँचती है। ओके, फिर आते हैं द डिवाइस विच अलाउज करंट टू फ्लो इन ओनली वन डायरेक्शन इज कॉल्ड आपके पास सेमी कंडक्टर डायोड। यानी वो डिवाइस जो फ्लो करता है किसको? करंट को इन ओनली वन डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में करंट को फ्लो करता है या फिर करने देता है। उस डिवाइस का जो नाम है वो सेमी कंडक्टर डायोड है। सीपीयू इज अब्रिवेटिंग ऑफ। जो सीपीयू है उसका एब्रिवेशन क्या है? सीपीयू कंप्यूटर में जो होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू, सी से सेंट्रल, पी से प्रोसेसिंग, यू से आपके पास यूनिट। सो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। 52 पे आते हैं वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन आउटपुट डिवाइस। कीबोर्ड नहीं, इनपुट डिवाइस स्कैनर नहीं, प्रिंटर नहीं, जो है आपके पास है तो प्रिंटर जो है आपके पास आउटपुट डिवाइस है। मोस्ट जो है इनपुट है, स्कैनर जो है इनपुट है, कीबोर्ड इनपुट है, हम इनपुट देते हैं। लेकिन आपके पास आउटपुट जो डिवाइस है वो है प्रिंटर। इन चारों में द फॉलोइंग डिवाइस इज यूज टू सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स। यानी दूर जो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट होते हैं, जो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट से मुराद यानी दूर दूर के जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं या फिर उनको हम उसको देखते हैं उनमें से। सो टेलीस्कोप जो है आपके पास। सो द फॉलोइंग इज आपके पास यूज टू सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स आपके पास टेलीस्कोप। यानी हम यूज़ करते हैं जो दूर दूर के ऑब्जेक्ट्स हैं उनको देखने के लिए जो यूज़ होता है वो है टेलीस्कोप। फिर आते हैं 54 पे। द फॉलोइंग इज अ मशीन यूज टू लॉन्च सैटेलाइट इनटू स्पेस। रॉकेट के थ्रू। आपने फिल्मों में भी देखा होगा या फिर जो आपके पास कार्टून है जो ख़ास तौर पे मैं मुझे मेरा नाम मुझे नाम जो है उस जहन में नहीं आ रहा। एक कार्टून था बहुत फेमस था, आपने भी देखा होगा। सो वो सेटेलाइट को जो है किसके थ्रू सब स्पेस या खला में भेजते? सो रॉकेट के थ्रू। फिर 55 पे आते हैं द फॉलोइंग डिवाइस इज यूज टू एग्जामिन डिफरेंट वेवलेंथ्स ऑफ लाइट्स। आपके पास स्पेक्ट्रोस्कोप, ये भी इम्पोर्टेंट है वेवलेंथ के लिए, यानी लाइट के वेवलेंथ को एग्जामाइन करने के लिए या फिर डिफरेंट लाइट के जो वेवलेंथ है उनको मालूम करने के लिए जो डिवाइस यूज़ होता है वो स्पेक्ट्रोस्कोप होते हैं। फिर स्काई लैब हैड आपके पास फॉलन ऑन द अर्थ ऑन आपके पास जो स्काई लैब हैड फॉलन ऑन द अर्थ ऑन 1979। सो स्काई लैब फॉलन ऑन द अर्थ इन 1979। फिर 57 पे आते हैं द फॉलोइंग हेल्प्स इन द इम्प्रूविंग टेलीकम्युनिकेशन एंड ट्रांसमिशन सिस्टम। द फॉलोइंग हेल्प्स इन इम्प्रूविंग आपके पास टेलीकम्युनिकेशन एंड आपके पास ट्रांसमिशन सिस्टम। सो दो एमसीक्यूज थे। 56 स्काई लैब कब गिरा था ज़मीन पर? वो 1979 में। यानी स्काई लैब जो था आपके पास जो गिरा था ज़मीन पे वो 1979 में। स्काई लैब फॉलन ऑन द अर्थ ऑन 1979। फिर 57 पे द फॉलोइंग हेल्प्स इन द इम्प्रूविंग टेलीकम्युनिकेशन यानी मवासलात एंड ट्रांसमिशन नशरियात सिस्टम। जो हमारे टेलीकम्युनिकेशन है, टेलीफोन है, मोबाइल फ़ोन है, अब ये क्या होता है हमारे मैसेज जो है सेटेलाइट से जाते हैं, फिर
आप क्या सोचते हैं जब हम टेक्स्ट और वो बातें करते हैं वो सैटेलाइट से जाके कनेक्ट होते हैं, फिर उस सैटेलाइट के थ्रू जो है वो फिर जो जिसको हम कॉल करते हैं वो उनको रिसीव होता है, इसी तरह से हम बातें करते हैं। और ट्रांसमिशन जैसे टीवी वगैरह जितने भी नशरियात होते हैं, सो वो कौन जो है इम्प्रूव करता है? द फॉलोइंग हेल्प्स इन द इम्प्रूविंग टेलीकम्युनिकेशन एंड ट्रांसमिशन सिस्टम इज जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। तो आपने ये सुना भी होगा, जियो स्टेशनरी जो सैटेलाइट है, तो उनके थ्रू जो है वो इम्प्रूव होते हैं टेलीकम्युनिकेशन एंड ट्रांसमिशन सिस्टम। सो आई होप सो आपको समझ आया होगा। इफ़ यू लाइक देन काइंडली ज़रूर लाइक किया करें, ख़ुद भी चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट भी किया करें। सो आई होप सो आप इसके बाद जो है हम मैथ्स जो सेशन है उसको स्टार्ट करते हैं, मैथ्स और इंग्लिश के। बाकी भी अगर फिर हमें बहुत सारा टाइम मिलता है तो फिर हम इसको आगे भी बहुत सारे टॉपिक्स लाएंगे, ताकि आपका एक भी एमसीक्यूज़ मिस ना हो। और इसके अलावा भी याद रखें, आपने हर जगह से एमसीक्यूज़ देखने हैं, हर जगह से मुराद मैं बहुत सारे पीडीएफ्स शेयर भी करता हूँ आप लोगों के साथ ग्रुप में भी, और आपने हर जगह से चीज़ें देखने हैं। तो वीडियोस का ये फिर एक फ़ायदा है कि आप सिर्फ 30 मिनट 20 मिनट में ओवरऑल सारा कवर कर देते हो। सो आई होप सो आपको समझ आया होगा। और इसका अब जो साइंस का पोर्शन है इसका मैं टेस्ट लूँगा। सो बी प्रिपेयर फॉर द टेस्ट, और जल्दी प्रिपेयर करें ताकि हम टेस्ट ले सकें। और टेस्ट का मकसद यही है कि आप कितने पानी में हैं और आपने कितनी जल्दी जो है चीज़ों को पिक अप किया है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।